Good morning children. Welcome back to your SST class. Today we will study third chapter of geography, that is water resources. So in this chapter we will study about significance and distribution of water, about the problems of scarcity and poor quality of water, how to improve the quality of water and conserve it. So what makes our earth a unique planet? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती हैं? तो अर्थ पे क्या है? ऑक्सीजन है, वाटर है, जिससे यहाँ लाइफ पॉसिबल है। तो हमारा अर्थ क्या है? ये एक यूनिक प्लैनेट है। एंड वी ऑफन रेफर टू द अर्थ एज ए ब्लू और ए वाटरी प्लैनेट। व्हाई इज़ दिस सो? अर्थ को ब्लू या वाटरी प्लैनेट कहा जाता है, ऐसा क्यों है? अब जब भी स्पेस में जाएंगे तो इस ऊपर से देखने से हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू और वाटरी प्लैनेट। अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर्ड है। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ऑल इट्स फॉर्म्स। द ओशन, सी, लेक, रिवर एंड पोन्ड्स कंस्टिट्यूट सरफेस वाटर। तो अर्थ पे क्या है? वाटर सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं। ओशन हो गया, सी है, लेक है, रिवर है, पोन्ड है, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सरफेस वाटर। वाटर दैट इज़ फाउंड इन द पोर्स ऑफ द रॉक्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो वाटर जो रॉक्स के पोर्स में, ठीक है, सरफेस के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेनियस रीजन्स। पोलर रीजन्स में और हाई माउंटेनियस रीजन्स में वाटर आइस शीट्स के रूप में पाया जाता है। वाटर वेपर इन द एयर इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो अर्थ पे वाटर किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। सो वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स की लाइफ है उसको वाटर सपोर्ट करता है। एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेचुरल रिसोर्स है। इनफैक्ट अगर हम वाटर को लाइफ का सिनोनिमस वर्ड कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स एंड इज़ यूजफुल टू अस इन ए नंबर ऑफ वेज। वाटर क्या है? ये बहुत ही प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है और ये हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल है। सो फर्स्ट वी यूज़ वाटर फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पसेस। हम अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग है, ठीक है। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। रिवर और लेक से वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे एग्रीकल्चर में क्या होती है? हेल्प मिलती है। अंडरग्राउंड वाटर को भी हम वेल और ट्यूबवेल से निकालते हैं और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पसेस दोनों के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर इंडस्ट्रीज़ टू। इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग के लिए और मशीन्स को की कूलिंग के लिए। When water falls from a height as in waterfalls or dams, it can be harnessed to generate electricity. जब वाटर ऊंचाई से गिरता है जैसे वाटरफॉल्स या डैम्स में, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज़ जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो कोस्टल रीजन्स हैं, समंदरी किनारे वाले जो इलाके हैं, वहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। मतलब कोस्टल एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम नहीं होता है, ना तो बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ये इन्हीं वाटर बॉडीज़ की प्रेजेंस की वजह से होता है। सो द ओशन वाटर आर होम टू ए ग्रेट वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ। ये जो ओशन वाटर्स हैं ये बहुत सारी वैरायटी के मेराइन लाइफ का होम है, और वो एक क्या है? ये सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है बहुत सारे लोगों का। रिवर हो गया, सी है, ओशन है, ये क्या है? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। बोथ इनलैंड एंड इंटरनेशनल वाटरवेज की आर द मेन आर्टरीज ऑफ द ट्रेड एंड कमर्स। इनलैंड और इंटरनेशनल वाटरवेज ये क्या है? ट्रेड एंड कमर्स की आर्टरीज हैं। ट्रेड एंड कमर्स यहीं से होते हैं। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो वाटर है वो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एनिमल्स के बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए। सो द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ थ्रू प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वही रेस्पॉन्सिबल हैं अर्थ पे फ्रेश वाटर के लिए, जो कि हमें प्रेसिपिटेशन के जरिए मिलता है।
Now distribution of water. So although about 2/3 of the earth's surface is covered by water, very little of it is can actually be used by us. हालांकि अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है, लेकिन इसका बहुत ही कम पोर्शन हमारे यूज़ करने के लायक है. About 97% of the earth's water is in ocean and sea. वाटर का 97% वाटर क्या है, अर्थ ओशन और सी में है. दिस इज सेलाइन एंड इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ये सेलाइन वाटर है जो कि ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज एग्रीकल्चर में भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं. Another 2% of water is in the form of ice caps and glaciers which cannot be used by us. दूसरा 2% आइस कैप्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, जिसको हम फिर से नहीं यूज़ कर सकते हैं. Thus only 1% of the earth's water is easily available and fit for human consumption. तो सिर्फ 1% अर्थ का जो वाटर है वो हमें आसानी से अवेलेबल रहता है और हमारे लिए हमारे मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है. नाउ फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ. फ्रेश वाटर क्या है, ये मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है अर्थ का. So water is a renewable resource and its total volume is more or less constant over the earth, yet it needs to be conserved and managed properly. वाटर क्या है, ये एक रीनिएबल रिसोर्स है और इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो मोर और लेस कंस्टेंट रहता है अर्थ सरफेस पे. फिर भी इसको कंजर्व करने की और प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेश वाटर इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड. फ्रेश वाटर क्या है, वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है. दिस इज़ मेनली ड्यू टू द डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो डिफरेंसेस हैं, कहीं पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, कहीं बहुत कोल्ड है, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट है. तो ये जो डिफरेंसेस है, कहीं ज़्यादा रेनफॉल है, कहीं कम है, इन डिफरेंसेस की वजह से फ्रेश वाटर जो है अर्थ पूरे वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. In regions where precipitation is more than evaporation, there is excess water. जहाँ पे बारिश ज़्यादा है और evaporation कम है, वहाँ पे क्या है, पानी ज़्यादा है. The regions where precipitation is in excess are located between the equator and 20 degree north and south latitudes. वो रीजन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में ये रीजन्स लोकेटेड हैं. क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन ज़्यादा है, और इवापोरेशन ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी ज़्यादा है. इन रीजन्स बिटवीन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इवापोरेशन इज़ मोर देन प्रेसिपिटेशन. तो वो एरिया जो 20 to 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में है, वहाँ पे क्या है, इवापोरेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, यानी बारिश कम होती है लेकिन इवापोरेशन ज़्यादा होता है. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स इन दिस रीजन. तो जितने भी डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के, वो इसी 20 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में पाए जाते हैं. नाउ सोर्सेज. द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन. फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेन है. इट एक्यूमुलेट्स एज सरफेस वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स. और ये रिवर्स और लेक्स में सरफेस वाटर के रूप में एक्यूमुलेट होते हैं. सरफेस वाटर इज़ देन एक्सट्रैक्टेड थ्रू पाइप्स और कैनल्स ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. फिर सरफेस वाटर को हम पाइप से या कैनल से रिवर और लेक से ले जाते हैं. रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इन टू द अर्थ सरफेस एंड पार्ट ऑफ इट इज़ स्टोर्ड इन एज ग्राउंड वाटर. जो रेन वाटर है वो कुछ उसका पोर्शन अर्थ सरफेस के अंदर भी चला जाता है और ये जो है स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर के रूप में. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर. फिर उस ग्राउंड वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वेल्स और ट्यूबवेल्स का सहारा लेते हैं. द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज वाटर टेबल. इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नीचे जो अपर ग्राउंड वाटर का अपर लेवल है
उसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। और ये सीज़न टू सीज़न और प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वाटर टेबल हाई होता है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ लो होता है। So, scarcity of water. With the rapid increase in population, modernization of agricultural techniques, increasing urbanization and change in consumption patterns, many parts of the world today are faced with the problem of water scarcity. ये जो इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन का, जो रैपिड इंक्रीज़ है, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में मॉडर्नाइजेशन है, इंक्रीजिंग अर्बन एरियाज जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, और चेंज इन कंजप्शन पैटर्न्स, वाटर का जो कंजप्शन पैटर्न है उसमें चेंज आ रहा है। तो ये इसकी वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो स्कैरसिटी ऑफ वाटर फेस कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैव ड्राइड अप एंड मेनी अदर्स हैव बिकम पॉल्यूटेड। बहुत सारे वाटर के जो सोर्सेज थे, एग्जिस्टिंग सोर्सेज थे, वो सूख गए हैं और बहुत सारे पॉल्यूटेड हो गए हैं। The regions suffering most are Northern Africa, Central and Western Asia, the Middle East, parts of South Asia, parts of South America and Central and Western Australia. तो ये जो मतलब रीजन्स हैं, यहाँ ज़्यादा वाटर की प्रॉब्लम है। नाउ रीज़न, क्या रीज़न है इसका? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न फॉर वाटर स्कैरसिटी। ये जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, यही मेन रीज़न है वाटर के स्कैरसिटी का। मोर ओवर द कंट्रीज और रीजन्स दैट आर वाटर डेफिसिट आर ऑल्सो यूजुअली पुअर एंड अंडर डेवलप्ड। इतना ही नहीं, जो वो कंट्रीज़ या वो रीजन्स जहाँ पे पानी की परेशानी होती है, पानी की कमी है, वो मोस्टली या तो पुअर कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। They cannot afford to import water from other countries or transport water over long distances from the surplus regions. क्योंकि वो जो हैं वो कंट्रीज़ या वो एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से वो पानी को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं अगर उनके वो डेवलप्ड हैं या वो रिच कंट्री हैं तो। मोस्ट ऑफ दिस रीजन्स आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। और ये जो अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्रीज़ हैं ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं, विच पुट्स प्रेशर ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर। और वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं तो वहाँ वाटर के कंजम्पशन पे भी प्रेशर पड़ता है। बाय द ईयर 2025, 65 countries including India, Korea, Nigeria, Peru and Poland are likely to face shortage of water. और 2025 तक 65 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग मतलब साथ में इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू और पोलैंड, ये लोग भी वाटर की शॉर्टेज फेस करने वाले हैं। नाउ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, बिसाइड्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर, द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ एन इक्वली सीरियस प्रॉब्लम। पानी की जो कमी है वो तो है, जो वाटर की क्वालिटी है वो भी उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम है। Availability of clean water is a challenge that we are faced with. जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो क्लीन वाटर की होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम फेस करते हैं। Untreated or partly treated sewage, cleaning fluids that are flushed down drains, pesticides, chemical fertilizers, leakage from petrol and diesel tanks, and industrial effluents are the major contaminants of the sources of fresh water. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ से जो भी स्वेज निकलता है उसको ये लोग या तो पार्टली ट्रीट करते हैं या फिर अनट्रीट किया हुआ, ठीक है। फिर क्लीनिंग फ्लूइड्स जो होती हैं उसको फ्लश कर देते हैं ड्रेन से। पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेट्रोल या डीजल के टैंक्स हैं वो जब लीक होते हैं, उनका जो लीकेज होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, ये सारे मेजर कंटामिनेंट्स हैं सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर के। सो यूज़ ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स। तो अगर हम कॉन्टामिनेटेड गंदा पानी यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सारी सीरियस डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलरा है, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, डायरिया। लेड जो होता है वाटर में जो प्रेजेंट होता है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है।
Now drinking water should be absolutely pure and free of all sorts of harmful objects like bacteria, parasites, hydrocarbons, lead, salt and iron. तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने वाला पानी है, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और हर तरह के हार्मफुल ऑब्जेक्ट से फ्री होना चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरासाइट, हाइड्रोकार्बन, लेड, सॉल्ट, आयरन, ये सारी चीज़ें हमारे ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. Disinfection and purification of drinking water can be done by various methods like, तो वाटर का डिसइंफेक्शन या फिर प्यूरिफिकेशन जो होता है ड्रिंकिंग वाटर का, इसको हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरिनेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, या अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड हो गया. और मोस्ट कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है बॉयलिंग, जिससे हम जर्म्स को किल कर देते हैं. ठीक है. Now multi-purpose projects. In many countries, special projects have been undertaken to develop and utilize water resources. बहुत सारी कंट्रीज़ में स्पेशल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं जिससे हम वाटर रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें. These projects aim at the all over utilization of the rivers and serve many purposes simultaneously. ये जो प्रोजेक्ट हैं ये रिवर वाटर को यूटिलाइज इसमें करते हैं और बहुत सारे पर्पसेस को ये फुलफ़िल करते हैं. दे आर दस कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट. इसीलिए इसको हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं. बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दामोदर वैली. ठीक है, ये दामोदर रिवर पे है. वाकरा नंगल सतलुज रिवर पे, हीराकुंड महानदी पे, तुंगभद्रा रिवर पे, नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर पे. इस तरह से बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू अस. वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ फास्ट डिप्लीटेड द रिजर्वेश ऑफ फ्रेश वाटर. ये जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे जितने भी फ्रेश वाटर रिजर्वेश हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हो गया, रोड्स और इंडस्ट्रीज़ हैज़ ऑल्सो डिप्लीटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स. तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है, हम जो ट्रीज़ कट करते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, इससे भी क्या हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व जो है वो कम हुआ है. वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन द 21st century is access to and adequate supply of clean water. 21st century का मेजर चैलेंज क्या है? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर. ठीक है, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी मिल सके. दस इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी मैनेज आवर वाटर रिसोर्स केयरफुली एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर यूज़. इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिसोर्स को केयरफुली मैनेज करें और इसको कंजर्व करें, जिससे फ्यूचर जनरेशन को की यूज़ के लिए भी रहे. द इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर कंजर्विंग वाटर आर एज फॉलोज. कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, दैट इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स can slow down the surface runoff and improve seepage of water in the soil. In this way, underground water reservoirs can be replenished. एफॉरेस्टेशन, जिसमें हम पेड़ पौधों को लगाते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, जब बारिश होती है और पानी बह के नीचे आ जाता है या सरफेस रन ऑफ, जैसे बारिश हुई पानी बह के चला गया, तो हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, ये सब लगाते हैं. तो ये क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और वाटर फ्लो को ये रोकने की कोशिश करते हैं. जब वाटर फ्लो रुकता है तो वाटर जो है वो अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वहाँ पे स्टोर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इरीगेशन. फ्रेश वाटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? इरीगेशन है. सो इफ़िशिएंट इरीगेशन मेथड्स मस्ट बी यूज सो दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर. तो हमें इफ़िशिएंट इरीगेशन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे वाटर का वेस्टेज थोड़ा कम हो. ओवर इरीगेशन इज़ नाइदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल.
ज़्यादा जो हम इरिगेशन कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं खेतों में, ये ना तो हमारी फसलों के लिए अच्छा है और ना ही हमारी सॉइल के लिए अच्छा है। कैनल्स एंड डैम्स मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। जो भी कैनल्स हैं या डैम्स हैं जहाँ जो लीकेज है वाटर का, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो सके। स्प्रिंकल्स आर ए वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन। दे कैन इरीगेट इवन अनडुलेटिंग लैंड्स ऑल्सो। स्प्रिंकल्स होता है, तो आप देखे होंगे धान के खेत में ऐसे फव्वारे की तरह से स्प्रिंकल्स लगा रहता है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इरिगेशन का। स्प्रिंकल्स को यूज़ करके हम ऊंची नीची जो ज़मीन होती है वहाँ भी इरिगेशन कर सकते हैं, वाटर लॉस नहीं होता है। वाटर लॉस थ्रू सीपेज कैन ऑल्सो बी चेक्ड इन ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन रेट इज़ हाई। ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन इज़ यूज्ड। जैसे जो ड्राई एरियाज जैसे राजस्थान वगैरह, इसमें अगर हम इरिगेशन के टाइम पूरे खेत को मतलब वाटर से फिल कर देंगे तो वहाँ मतलब इवापोरेशन रेट बहुत हाई है, तो फटाफट वो सूख जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई होती है वाटर की और प्लांट्स के रूट में ड्रॉप करके वाटर जाता है, तो रूट्स को वाटर मिल जाता है और जो वाटर का वेस्टेज है वो बच जाता है। Now industrial water may be recycled and used for cleaning and cooling the machine. So जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और क्लीनिंग के लिए और मशीन्स को कूलिंग के लिए हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। डोमेस्टिक यूज़ में भी हमको वाटर का वेस्टेज थोड़ा बचाना चाहिए। टेप शुड नॉट बी अननेसेसरी केप्ट ओपन एंड द फॉल्टी वंस शुड बी रिपेयर्ड। टेप को हम अननेसेसरी ओपन हमें नहीं रखना चाहिए। अगर काम हो गया है तो टेप बंद कर दीजिए, और अगर हमारा टेप ख़राब हो गया, जैसे ड्रॉप पानी गिर रहा है या कहीं लीकेज है, तो उसको हमें रिपेयर करवा देना चाहिए, क्योंकि इससे वाटर वेस्ट होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन्स में बी यूज टू फिल अप एयर कूलर्स और फॉर गार्डनिंग। जो किचन से वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम कूलर्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है वाटर को कंजर्व करने का। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स एंड लेटर बी यूज टू फिल अप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। रेन वाटर को हम कहाँ कलेक्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को हम टैंक्स में कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज टैंक्स में, और बाद में इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, वेल्स और ट्यूबवेल्स को फिल करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।